अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, जी वालेकुम सर, आवाज़ आ रही सलाम। है सर। हाँ सर, आ रही वालेकुम है। सलाम सलामकुम सर। सर, जी सर, आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, आज हमारा ये सेशन नंबर 6 है और पांचवा टॉपिक है। रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स है हमारा, और जो टॉपिक का नाम है वो है प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको क्विकली बता दूं कि आप लोगों ने पहली असाइनमेंट जमा करा दी तकरीबन। एक दो के अलावा सबने जमा करा दी है, तो बाकी भी जल्दी करा दें। ये जो आज हम दोनों टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाँ, ये नहीं, मेरे लैपटॉप यहाँ आए हैं ना, स्टूडेंट को भी है। मैं सारे हूँ दस। जी प्लीज़ आप लोग म्यूट लें आपको। कादिर प्लीज़ म्यूट कर लें अपने। अच्छा जी, तो ये जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आपने जमा कराई, मैंने आपको बताया कि एक दो लोगों के अलावा सबने करा दी, तो उसके इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको फीडबैक दे दूंगा। असाइनमेंट नंबर 2 के लिए आज के दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने इनको गौर से समझना है, और कोई आपके सवाल हो तो पूछ लेना है। तो एक ही पहले छोटी सी प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद दूसरी भी छोटी सी है, तो हम दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है या फ्लो है, ये हम पिछली दफ़ा भी देख चुके हैं। इसमें जनरली मैंने आपको बताया था कि एक पहला सेक्शन है जिसमें आप अपना टॉपिक फाइनलाइज करते हैं, फिर दूसरा सेक्शन है जिसमें आप अपने टॉपिक को डिटेल में डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल्स वगैरह। फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है उसमें आप प्लान करते हैं कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। और आखिरी सेक्शन में आप कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। और इन सब के बीच में लिटरेचर रिव्यू चल रहा होता है, जो आपके हर सेक्शन को एम्पावर कर रहा होता है। तो ये देखिए, जो चार बॉक्सेस हैं ये थोड़े थोड़े ओवरलैपिंग भी हैं, स्पेशली जो लाइट और डार्क ब्लू वाले। उसकी वजह ये है कि जो अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने का प्रोसेस है, वो जब आप एंड तक पहुंचने लगते हैं तो आप फिर डेटा कलेक्शन का भी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह इससे जो और फिर ऑब्वियसली आगे डेटा कलेक्शन होती है। और इसी तरह जो आखिरी बॉक्स है उसके अंदर कलेक्ट डेटा जो है वो पीछे टच हो जाता है। तो ये नेचुरली कहने का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर जम होते जाते हैं ये सेक्शंस। तो अब हम आज हम करेंगे क्या, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, कि आज हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला है, फाइंड अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द इशू टॉपिक। ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं कि इसका सोर्स हो सकता है आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी जॉब जो आपको नज़र आ रहा है। आप किसी थ्योरी को जानते हैं, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। कोई रिसर्च पेपर पढ़ा आपने, उसके आखिर में लिखा हुआ है कि फ्यूचर रिसर्च ऐसे ऐसे हो सकती है। या आपके कोई सुपरवाइजर हैं जिनका रिसर्च ग्रुप है वो काम कर रहा है, या कोई पीएचडी स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एक बड़े टॉपिक पे काम कर रहा है, आप उसका पार्ट लेते हैं। तो आपका जो टॉपिक होता है या आइडिया होता है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकता है। जब ये आपके पास आ जाता है तो फिर आप इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। और मेन आइडिया ये होता है कि आप जब ये रिसर्च करें तो कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगी कि नहीं। और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि वो साइंटिफिकली मीनिंगफुल हो। यानी वो आप ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए भी मीनिंगफुल होती है, वो किसी इंडस्ट्री के प्रोसेस के लिए भी मीनिंगफुल हो सकती है, वो एचआर मैनेजमेंट, लोगों की साइकोलॉजी वाइल द वर्क, उसके उसमें मीनिंगफुल हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इट शुड बी साइंटिफिकली मीनिंगफुल। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिसर्च करके बताता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल बेकार बात है ना, बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी दुनिया की सारी आबादी को पहले से पता है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसकी। लेकिन अगर मैं इसकी किसी डिटेल में जाके बताऊं कि मेहनत करने की डायरेक्शन क्या होगी, किस इंडस्ट्री में कौन से एरियाज आजकल रेलेवेंट हैं, और मेहनत का एग्जैक्टली मतलब क्या है, फिजिकल लेबर से लेके मेंटल फैकल्टीज से लेके कोलैबोरेशन से लेके और बिजनेस को समझने से लेके, तो वो शायद कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी। तो मतलब ये है कि टॉपिक को स्पेसिफिक करना होता है। स्पेसिफिक का मतलब कि ब्रॉड आइडिया से उसको मेजरेबल पार्ट्स तक लेके जाना होता है, और सवालों की शक्ल में लेके आना होता है। तो अभी तक आप अपने टॉपिक को डिफाइन कर दिया आप लोगों ने, और थोड़ा थोड़ा आपको अब समझ आना शुरू हो गया है कि इससे सवाल क्या बनेंगे। जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके पास आ जाता है। जैसे ये आप नीचे देखें, आपको एक जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है, इनकम लेवल लीड्स टू हैप्पीनेस।
तो प्रॉब्लली कोई जो आपका सवाल होगा वो इस तरह का कुछ होगा कि मेरा ख्याल है कि इनकम लेवल जब बढ़ती है तो घरों में लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं, लोग खुश खुश रहने लगते हैं वगैरह वगैरह ना। तो ये इस तरह का जो एक डायग्राम होता है जो जिसमें बॉक्सेस, जिनको हम बाद में वेरिएबल्स कहेंगे, वो एरोज से कनेक्टेड होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसको इस वक्त कॉन्सेप्चुअल इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये आपका कॉन्सेप्ट है, अभी ये बहुत डिटेल में डिफाइन नहीं हुआ है। जब आपके पास ये इनिशियल फ्रेमवर्क आ जाता है, जैसे अब इस थोड़ा सा ये और डेवलप हो गया, अब इसमें लिखा हुआ है एज जो है वो मॉडरेट करती है हैप्पीनेस को। यानी एक 80 साल के बंदे का इनकम लेवल आप बढ़ा दें तो शायद उसकी हैप्पीनेस इतनी ना बढ़े, लेकिन 25 साल के बंदे की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसकी शायद हैप्पीनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो इन अदर वर्ड्स ये जो रिलेशनशिप है इनकम लेवल और हैप्पीनेस का, इसको एज मॉडरेट कर रही होती है। एज पे डिपेंड करता है कि कितनी हैप्पीनेस आएगी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सा बन गया। आगे आप चलते हैं तो आप इनको वेरिएबल्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स में डिफाइन करने का पिछली बार हमने कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन की थोड़ी सी पिछली से पिछली बार पढ़ा था। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप उसको डिफाइन करें और सब लोग एक ही मतलब समझें। जैसे थोड़ी देर पहले हमने मेहनत की बात की, तो मेहनत को डिफाइन करें कि मेहनत का मतलब होता है कि इस एरिया में नॉलेज हासिल करना, इस डिटेल को समझना, अपने स्किल्स को इन एरियाज में शार्पन करना, इनको मेहनत कहते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने एक वेरिएबल को डिटेल में डिफाइन कर दिया। अब नीचे आप उसी डायग्राम को देखें जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो इनकम लेवल और हैप्पीनेस का एक रिश्ता है और एज उसको मॉडरेट कर रही है। तो जो इनकम लेवल है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप अपनी रिसर्च में लो इनकम लेवल के लोगों को भी देखेंगे, मीडियम इनकम लेवल के भी लोगों को देखेंगे, हाई इनकम लेवल के लोगों को भी देखेंगे। तो ये आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को जिनको आप चेंज करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिनको देख रहे होते हैं कि इस चेंज से उस पर फर्क क्या पड़ेगा, यानी हैप्पीनेस, वो आप चेंज नहीं कर रहे होते। हो सकता है खुद चेंज हो रही हो लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे होते, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो इन दोनों के रिश्ते को बढ़ा या कम कर रहा होता है उसको हम मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। तो वापस अपने बॉक्स पे आ जाएं ज़रा, लाइट ब्लू वाले में। तो लिखा हुआ है सिलेक्ट वेरिएबल्स, तो ये आपके तीन वेरिएबल सिलेक्ट हो गए, एज, इनकम लेवल और हैप्पीनेस। आगे लिखा हुआ है फाइनलाइज कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेहनत की डेफिनेशन बताई। तो आप इस तरह डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को कि सब लोगों को एक ही मतलब समझ आए। जैसे फॉर एग्जांपल एज की डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी, इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू लिव्ड सो फार। तो हर एक को एक ही मतलब समझ आएगा। लेकिन हैप्पीनेस को जब आप डिफाइन करने जाएंगे तो बहुत डिटेल में डिफाइन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हर एक को एक मतलब समझ नहीं आएगा। कोई शख्स हैप्पीनेस को अच्छे रिलेशनशिप्स की शक्ल में देखता है, कोई अच्छी सेहत की शक्ल में देखता है, कोई अच्छी जगह पे रहने की शक्ल में देखता है, कोई पुरसुकून जगह पे जॉब करने के हिसाब से देखता है, कोई पैसों के हिसाब से, एंड सो ऑन, सो मैनी डेफिनेशंस। तो आप बताएंगे कि आपका क्या मतलब है। जरूरी नहीं है कि उन सारे के सारे मतलबों को आपने कवर करना है। आपका मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए। चाहे आप अगर आप पैसे की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो आपने बताना है कि हैप्पीनेस का मतलब है कि वो इसके पास इतने पैसे हैं और अब वो अपने आप को इस लेवल पे समझता है हैप्पीनेस के। या आप रिलेशनशिप्स की टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं या जनरल मूड की टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, वट जो भी है वो क्लैरिटी से होना चाहिए। और ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि उसको आप मेजर कैसे करेंगे। तो एज की ऑपरेशनल डेफिनेशन हुई फिर, हो सकता है कि आप कहें 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, ये 5 5 साल के ब्रैकेट बना दें, ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। या एक एक साल का ब्रैकेट एग्जैक्टली पूछ लें तुम्हारी एज कितनी है, तो ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। इसी तरह हैप्पीनेस को फिर जब आप मेजर करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हो कि मैं इसके चेहरे पे देखूंगा स्माइल कितनी होती है और फ्राउनिंग कितनी होती है। या मैं देखूंगा कि इसके अपनी बीवी से या अपने शौहर से या अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से या अपने कोलीग से रिलेशनशिप्स कैसे हैं, टेंस हैं, अच्छे हैं वगैरह वगैरह। तो वो हो गई ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी आप मेजर कैसे करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की आप उसको समझते क्या है, चीज़ क्या है वो। फिर इस बेसिस पे आप अपना सैम्पलिंग का प्लान बनाते हैं, डेटा कलेक्शन का प्लान बनाते हैं। सैम्पलिंग का मतलब हमने पहले भी देखा था, आगे डिटेल में देखेंगे। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से आप कितने लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो पॉपुलेशन है इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं, और मैं सैंपल करना चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स जो जिनकी उम्र
20 से 25 साल के दरमियान है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। ये एक रैंडम बात मैंने बोल दी, लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने बता दिया कि मैं सैम्पलिंग में करूँगा कैसे। आप कोई भी अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे सैम्पलिंग कर रहे हैं। जब आपने सैम्पलिंग की, फिर आप उनसे डेटा कलेक्शन करेंगे। जब आप ये सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन का प्लान बना रहे होंगे, यानी ईमेल से करें, फिजिकली सवाल भराएं, उनसे इंटरव्यूज करें, जो भी आपका डेटा कलेक्शन का प्लान है, तो आपको साथ साथ ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप टेस्ट्स क्या करेंगे फिर, क्योंकि आपको वेरिएबल्स भी अब पता है, उनके आपस में रिलेशनशिप्स भी पता है। तो आप देखेंगे कहाँ रिग्रेशन इस्तेमाल हो सकती है, कहाँ कोरिलेशन इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे, तो अगले स्टेप पे जाएंगे कि अब आपका प्लान पूरा हो गया, अब आप क्वेश्चनेयर या इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे। जब आप अपने सवालों को, अपने वेरिएबल्स को गौर से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी किसी रिसर्च पेपर में बना बनाया क्वेश्चनेयर मिल जाए। वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है और आपको उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर वो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो टोटली आपके कॉन्टेक्स्ट को कवर नहीं कर रहा, फिर आप उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी प्रूव करते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है कि इट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी आप अगर हैप्पीनेस मेजर करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जाके ये देखें कि इसके पास 10 बच्चे, इसके 10 बच्चे हैं, ये ज़्यादा खुश है, और इसके 2 बच्चे हैं, ये कम खुश है। तो आप कुछ और चीज़ मेजर करना शुरू हो गए, आप उसकी वेरिलिटी या आप उसकी फैमिली की तादाद मेजर करना शुरू हो गए, हैप्पीनेस नहीं मेजर करना कर रहे आप। और रिलायबिलिटी क्या होता है? रिजल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अंडर सेम कंडीशंस। यानी आप चाहे उससे इंटरव्यू करें, चाहे मैं करूं, चाहे कोई और स्टूडेंट करे, कोई भी करे दुनिया में, आपका इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, तो रिजल्ट वही निकलेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन इंटरव्यू कर रहा है। इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, फिर आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे, यानी एक्चुअली क्वेश्चन भरवा लेंगे, फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे और अपने कंक्लूजन्स। और अब हमने फिर बात इस बारे में पहले काफ़ी कर चुके हैं कि आपकी लिमिटेशंस होगी, फ्यूचर रिसर्च के बारे में आप कुछ बताएंगे, हो सकता है गवर्नमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है एम्पिरिकल रिसर्च का, और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। और इसके बीच में, राइट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, लिटरेचर रिव्यू है। रीड लिटरेचर, यानी आप हर स्टेप पे पढ़ते रहते हैं कि दुनिया ने इसके बारे में पहले क्या हुआ है और किया किया हुआ है। और उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपकी एबिलिटी टू कंडक्ट गुड रिसर्च बढ़ती जाती है। तो दैट इज़ इट जी, दैट इज़ इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना मैं इस वीडियो को बंद करूंगा और 1 मिनट बाद दोबारा शुरू करूंगा। सवाल सिर्फ इस प्रेजेंटेशन के बारे में। आई एम श्योर आपके कुछ होंगे, आपकी असाइनमेंट के बारे में, उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। सबको सब समझ आ जी गया सर। जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इसमें आपने ये बात की है क्वेश्चनेयर वगैरह की और स्टैटिस्टिकल टूल्स की। जी। तो जिस बंदे की रिसर्च इस टाइप की नहीं है जिसमें वो टूल्स यूज नहीं होने, तो फिर वो किस तरह करेगा इसको? अच्छा। देखें, ऐसा है ना कि ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई टूल इस्तेमाल ना करें ना रिसर्च। कम से कम आप बैठ के रिसर्च पेपर तो पढ़ते ही है ना। पिछली बार हमने लिटरेचर रिव्यू में कहा था कि मिनिमम रिसर्च ये होती है कि आप दूसरों की रिसर्च पढ़ें। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप कुछ ना कर रहे हो, वरना तो फिर वो रिसर्च ना हुई ना। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सर आवाज कट गई थी, थोड़ी सी एंड पे आई है सर। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई टूल इस्तेमाल ना कर रहे हो। मिनिमम ये हो सकता है कि आप जो है एक मेटा एनालिसिस कर रहे हो, यानी आप पिछले 10-15 साल में किसी टॉपिक पे सारे के सारे पेपर पढ़ रहे हो। मिनिमम ये तो करना ही होता है ना कोई टूल्स होते हैं आपके, वरना तो फिर ये रिसर्च ना हुई ना। अगर आप कोई कुछ पढ़ ही नहीं रहे, कोई टूल ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट कर रहे, फिर ये रिसर्च तो ना हुई। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जिसकी रिसर्च में क्वेश्चनेयर नहीं है, मतलब हर रिसर्च में क्वेश्चनेयर तो नहीं होगा ना, हाँ, नहीं नहीं, कि वो तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव ऑब्वियसली रिसर्च में ऑब्वियसली, आता है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनेयर, बहुत कुछ, टेस्ट इक्विपमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडिया ये होता है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं।
हाँ जी, कोई और सवाल है किसी का? नहीं, ठीक है जी, मैं इस प्रेजेंटेशन को बंद करने लगा हूँ, इस मीटिंग को, और 1 मिनट बाद यही से हम दोबारा शुरू करेंगे।